अभी ठीक है? अभी आ रही है ठीक आवाज? हाँ क्लियर। स्क्रीन विजिबल है ना? हाँ वर्स्टिकेशन ग्रेडिंग सिस्टम दिया है भाई। मार्क्स अगर 90 to 100 के बीच में तो ग्रेड एस, 80 to 90 ए, 70 to 80 बी और लेस देन 70 यू। अब हमें ये बताना है इनमें से कौन सा कोड जो है उस कंडीशन पे हमारा मतलब वो सही है कोड। तो देखो फर्स्ट से शुरू करेंगे। वही मार्क्स इनपुट लिया, 90 to 100 का मतलब है 90 से ग्रेटर या इक्वल होने चाहिए। तो भाई ये कंडीशन है 90 वाली सही है एस। सिमिलरली 80 में कोई 80 से ग्रेटर और 90 से स्मॉल, और इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू 80 होगा तो ए। इसका मतलब अगर 80 से बड़ा कुछ भी हो, मान लो पहले 90 वाली कंडीशन में, उसके बाद ये इस वाली कंडीशन को चेक करेगा 92 है, वो भी 80 से बड़ा है, तो यहाँ ग्रेड चेंज होकर ए हो जाएगा। तो ये वाली कंडीशन गड़बड़ हो जाएगी मेरी। गड़बड़ होगी सही रहेगी बताओ? एक मिनट। अगर जो इफ और एलिफ का केस होता है तो अगर इफ वाला नहीं एग्जीक्यूट होगा तब एलिफ में जाएगा ना? हाँ, यही चीज तो मैं तुम लोगों से पूछा ना अभी, इसी में तुम लोगों से पूछी ना। अगर वहां इफ का केस लगा होता तो फिर गलत हो जाती है कंडीशन जो दिया है ना 80 से ग्रेटर है। बट अगर हमारा 80 मतलब 90 के आसपास जा रहा है, 90 के इक्वल हो रहा है, तो इफ वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो जाएगी। वही तो फिर एलिफ एग्जीक्यूट नहीं होगी तो सही हो जाएगा ना? वही तो यहाँ पे वही है कि अगर इफ है तो इफ चल गया, अगर ये नहीं होती देन एलिफ पे जाएगा, अगर ये भी नहीं चला तो एलिफ पे, अदरवाइज एल्स पे जाके हमारा प्रिंट होगा। नीचे वाले केस में वही जो मैंने पहले बताई थी गड़बड़ होगी, वो स्निपेट 2 में होगी कि अगर ये चल गया तो ग्रेड हो गया सही, बट फिर ये भी इफ है तो ये वाला भी चल जाएगा, अगला भी इफ है तो ये भी चलेगा हमारा। इफ वाले अगर अलग अलग होंगे तो इफ वाले सारे चलेंगे ही चलेंगे। एलिफ वाले में होता है कि अगर इफ चल रहा है तो एलिफ नहीं चलेगा। तो इसलिए हमारा जो पहला कोड है वो हमारा ठीक होगा इसके लिए। तो आंसर वही है, स्निपेट 1 इज करेक्ट। समझ आया? दोनों बताओ। तो वो अभी हमारा सेकंड क्वेश्चन है, आउटपुट बताना है हमें इसका। चलो इसका आउटपुट तुम लोग मतलब एक बार देखो। हमारा ये एक स्ट्रिंग है, ए आई यू स्मॉल और कैपिटल दोनों है उसमें। अब हमें स्ट्रिंग इस फंक्शन में इनपुट है, अगर वो एम्प्टी है तो रिटर्न कर रहे हैं 0। अगर हमारा 0th जो है उसका फर्स्ट इंडेक्स मतलब जो सबसे पहला कैरेक्टर है 0th इंडेक्स का वो कोई वॉवल है, तो हम करेंगे रिटर्न, क्या करेंगे 1 प्लस सम, मतलब उसे अगले इंडेक्स के कैरेक्टर से हम स्ट्रिंग को चेक करेंगे। इसका मतलब क्या है, हम इसमें काउंट कर रहे हैं कितने वॉवल्स हैं, ठीक है। और अगर वो वॉवल नहीं है तो फिर भी हम आगे वाले कैरेक्टर से चेक कर रहे हैं। तो मतलब हमें यहाँ काउंट करना है कितने वॉवल्स हैं स्ट्रिंग के अंदर हमारे। तो अब ये मेरी स्ट्रिंग है IITM स्पेस PS। इसमें अगर मैं देखूँ तो सबसे पहले आएगा तो स्ट्रिंग 0 पहले आई है कैपिटल, वो वॉवल है इसमें है तो 1 प्लस, फिर अगले आगे ITM स्पेस BS से चलेगा पूरे फंक्शन में। उसमें भी मैं चेक करूँगा तो अगर 0th इंडेक्स उसमें आई आएगा फिर से तो वो भी वॉवल है इसमें है, तो 1 की जगह 2 हो गया मेरा नंबर। ऐसे ही मैं आगे चेक करूँगा, आगे मेरा TM स्पेस BS, इनमें से कोई भी इस स्ट्रिंग में नहीं है, वॉवल नहीं है कोई सा भी, तो वो जो होगा मेरा वो यहाँ पे आगे फंक्शन में नहीं चलेगा, तो मेरा यहाँ पे रिटर्न 2 हो जाएगा। तो आंसर इसका आउटपुट आना चाहिए 2, तो 2 है। समझ आई वाली चीज? हाँ दोनों। हाँ। अब अगला देखते हैं, चेक सर्विसेज मेथड ऑफ क्लास की कार द ट्रिपलेट्स ऑफ शूज सर्विस।
देखो कुछ नहीं है, हमें बस एक फंक्शन है मतलब क्लास मेथड बना रहे हैं क्लास का, यानी एक फंक्शन बना रहे हैं जिसमें हमें देखना है अगर माइलेज 50,000 से ऊपर है हमारी तो सर्विस रिक्वायर्ड हमारा जो वैल्यू है एट्रीब्यूट उसकी वैल्यू ट्रू होगी वरना फॉल्स होगी। तो जब अगर क्लास में मैं ये चीज़ करता हूँ ना तो बस मुझे ये करना है, क्लास के मेथड में मैं ब्रैकेट में यहाँ पे सेल्फ लगाऊंगा, यानी वो क्लास को रेफर करता है अगर मैं सेल्फ लगा रहा हूँ तो फिर उस क्लास के को जब रेफर कर रहा है तो वो बस डॉट माइनस करके उसका एट्रीब्यूट को चेक करेगा और फिर उसी के दूसरे एट्रीब्यूट को अपडेट कर देगा। एट्रीब्यूट मतलब उस क्लास का वेरिएबल, तो उसने चेक किया उसी के माइनस वाले वेरिएबल 50,000 से ग्रेटर है तो ट्रू वरना फॉल्स। ये वाली चीज समझ आई? नहीं, क्या नहीं समझ आया इसमें? फंक्शन जो इसमें सेल्फ मतलब ले रहा है आर्गुमेंट के रूप में, वही नहीं समझ में आ रहा है। सेल्फ का मतलब है जो जब हम क्लास बनाते हैं ना हाँ। कोई भी, तो उस क्लास का मेथड बनाते हैं। मेथड मतलब उस क्लास के ऊपर जो एग्जीक्यूट करूँगा वो फंक्शन बनाता है। तो ये जो मेरा फंक्शन है ये हमारा एक क्लास का मेथड है, कार नाम की क्लास है उसका मेथड है। तो जब भी मुझे उस क्लास के किसी वैल्यू को रेफर करना होता है तो उसके लिए मैं सेल्फ लेता हूँ एट्रीब्यूट। सेल्फ लेने का मतलब है मैं उस क्लास को रेफर कर रहा हूँ। समझ में आ गया। तुम्हें समझ आया है? क्लासेस का कंसेप्ट क्लियर है तुम लोगों को नहीं है? देखो अगर नहीं है तो उसके लिए एक डाउट सेशन रख लेंगे बाद में, अगर कोई इसी कंसेप्ट में डाउट हो तो ग्रुप पे डाल देना। जो भी कंसेप्ट होगा मतलब जो भी टॉपिक होगा उसके लिए डाउट सेशन रख लेंगे। तो इस तरीके से यहाँ पे सेल्फ यहाँ पे ब्रैकेट में हमारा दिया हुआ है और सेल्फ सही से यूजर प्रॉपर कर देगा तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ये रॉन्ग क्यों है? यहाँ ब्रैकेट में सेल्फ नहीं दिया तो हमें पता ही नहीं किसे रेफर कर रहा है। सिमिलरली ये क्यों गलत है? माइलेज जो है मेरा एट्रीब्यूट उसके मैंने सेल्फ यूज नहीं किया और अलग से वैल्यू ये दो वेरिएबल अलग से बना हुआ नहीं है, मैं इनपुट है नहीं, तो यहाँ पे इसने गलत बोल दिया। सिमिलरली यहाँ पे सर्विस रिक्वायर्ड है, सेल्फ से जब हमें पता ही नहीं चला वो किधर रेफर कर रहा है तो हम इसमें वैल्यू को किस में असाइन करेंगे, तो वही वाले इशूज हैं। जब तक हमें सेल्फ नहीं दिया होगा हमें पता नहीं चलेगा ना वो क्लास है, क्लास को रेफर कर रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखो एक बार, इसका एक बार सॉल्व करके एक बार तुम बताओ। लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन तो पढ़ा है ना तुम लोगों ने? क्या? लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन पढ़ा? हाँ, लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन थोड़ा था, पढ़े हैं, बस इस पे प्रैक्टिस नहीं की है ज्यादा, बट समझ में आ जाएगा कोड। पूरा इफ एल्स फॉर जो मैं पूरा लिस्ट के ब्रैकेट्स के अंदर ही लिख देता हूँ उसमें वैल्यूज डालने का। जैसे यहाँ लिखा है x इंटू 10 इफ, तो मतलब मुझे x इंटू 10 वैल्यू डालनी है लिस्ट में। ये रिटर्न करनी है ना? नहीं, ये हम लिस्ट में वो वैल्यूज असाइन करने के लिए करते हैं। अच्छा। लिस्ट में वो वैल्यूज इंसर्ट करनी है मुझे। तो हाँ, एल के इक्वल है ना, वैल्यू इंसर्ट करेंगे अगर वही x तो जो है 10 से हमारी जो वैल्यूज आएंगी ये जब आगे वाली कंडीशंस फॉलो होंगी तो वो ये जो एक्स स्टिक 10 दिया है एक्स के मल्टीपल में वो उसी के फॉर्मेट में आएंगी ना ये लिस्ट में। हाँ, आगे कंटिन्यू करिए। तो इसमें वही है कि x इंटू 10 हमारी वैल्यूज में ऐड होगी अगर x जो है 10 से डिविजिबल है, और अगर नहीं है तो x इंटू 5 ऐड होगा। और हमें किस में चेक करना है? जब x जो है रेंज 1 टू 10 में होगा। तो जब 1 है 1 को हम डिवाइड करेंगे नहीं होगा तो इंसर्ट नहीं होगी, तो इंसर्ट होगी हमारी x इंटू 5 यानी 5। सिमिलरली 2 के लिए देखेंगे तो नहीं है डिविजिबल तो 10, 3 के लिए 15, ऐसे मैं देखूंगा तो 1 से लेकर 9 तक इसमें वैल्यू जाएंगी, कोई सी भी 10 से डिविजिबल मेरी नहीं है, तो सबका मेरा x इंटू 5 यानी 5, 10, 15, 20, 45 तक हो जाएगा। तो देखो ऑप्शन 0 to 5, 45। 10, हाँ
0 नहीं आएगा, देखो 1 से स्टार्ट है ना। ओह 1 से है यार। देखो अभी अगला कोड है, इसको एक बार कोड को देखो और बताओ इसका आंसर क्या होगा। सिलेक्ट द ऑप्शन फ्रॉम बिलो दैट डिस्क्राइब्स द वैल्यू रिटर्न बाय कोड। ये तो तुम लोग खुद देखो एक बार कि क्या वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं, एक बार बताओ खुद से। एक मिनट। कोड कोड नहीं ऊपर करिए, कोड इतना ही है, बस इतना ही है। कोड इतना ही है। इफ डिफ इज ग्रेटर देन यम डिफ के बाद कुछ नहीं है। हम्म? इफ डी आई डबल एफ ग्रेटर देन, उसके बाद एम डी आई डबल एफ के बाद कुछ नहीं लिखा है। नीचे उसके नीचे गिवन है, अच्छा उसके नीचे कॉम्बो कोमा एम डिफ गिवन है ना, और नीचे रिटर्न कॉम्बो, बस वहीं तक का है कोड। दिख ही नहीं रहा रिटर्न कॉम्बो। देखो नीट के टैब में तो दिख रहा है, टैब में जाके मैं चेक करूँ, मुझे भी दिख रहा है। एक मिनट, हाँ हाँ मैंने ज्यादा जूम कर लिया उसको। आधा कोड समझ में आया, बस कॉम्बो इक्वल टू कॉम्बो कमांड, कॉम्बो 0 जो है वहां तक समझ में आया, उसके बाद नहीं समझ में आ रहा। देखो यहाँ पे रिप्रेजेंट द प्रोडक्ट है, रिप्रेजेंट नेम ऑफ अ प्रोडक्ट, प्राइस उसका प्राइस बता रहा है, ब्रांड बता रहा है, ब्रांड उसका। तो मैंने एक लैपटॉप्स की लिस्ट बनाई कॉम्प्रिहेंशन, इसमें मैंने पी एक वैल्यू इंसर्ट कर दी जिसमें पी हमारी प्रोडक्ट्स में होगी, और वो प्रोडक्ट जो है लैपटॉप होगा, तो हमारा वो लैपटॉप्स में वो वाली वैल्यू इंसर्ट हो जाएगी, उसका नाम इंसर्ट हो जाएगा लैपटॉप का। जैसे ईयरफोन्स में जो ईयरफोन होगा उसमें वो इंसर्ट हो जाएगा ईयरफोन्स वाले लिस्ट में। अब एक है कॉम्बोज, तो कॉम्बोज में दोनों के ब्रांड एल्को, अगर सेम होंगे, हाँ दोनों का ब्रांड सेम है तो वो टप्पल हमारी इंसर्ट हो जाएगी उस लैपटॉप और उस ईयरफोन की। अब मैंने इसमें से एक वैल्यू ली कॉम्बोज में से, एक फर्स्ट जीरो इंडेक्स की कॉम्बो 0, और मैंने एम डेफ एक वेरिएबल बनाया जिसमें क्या है एब्सोल्यूट डिफरेंस है जीरो इंडेक्स वाले वैल्यू के और फर्स्ट इंडेक्स वाले वैल्यू के प्राइस के, यानी जो मेरा पहले वाले। लैपटॉप जो है और जो मेरा ईयरफोन है, हर एक एलिमेंट टपल है ना जिसमें एक लैपटॉप है और एक ईयरफोन, यस यस। तो लैपटॉप और ईयरफोन के वैल्यू के प्राइस का डिफरेंस निकाल लिया हमने, एब्सोल्यूट डिफरेंस। ठीक है, अब ऐसे ही फॉर एल कॉमा ई कॉम्बोस एप्स एल प्राइस माइनस ई प्राइस, ऐसे ही हम लोग
और एक एक करके सारे कॉम्बोज वाले में से एक एक करके सबका डिफरेंस निकालना है। तो हम चेक करेंगे अगर डिफरेंस जो है मिनिमम डिफरेंस से ज़्यादा है तो हम इसकी वैल्यूज़ को चेंज कर देंगे। कि कॉम्बो हमें बेसिकली ये निकालना है प्राइस कंपैरिजन करके कौन सा है जिसका मिनिमम है डिफरेंस। एक मिनट, ये जो मिड डिफरेंस है, सॉरी डिफरेंस मिनिमम नहीं मैक्सिमम है इसका। अच्छा मैक्सिमम है, जो 9th वाली लाइन है हम्म, उसमें पहले वाले ईयरफोन और लैपटॉप का जो प्राइस है और मतलब सेकंड वाला हम्म, दोनों का डिफरेंस निकाले हैं, और उसके नीचे 11th वाली लाइन में लैपटॉप और एयरफोन की प्राइस में डिफरेंस निकाले। या हाँ उसके आगे मतलब ये समझाइए। कौन से वाले से लाइन नंबर बताओ। इसमें ट्वेल्थ लाइन। 12th में मैंने ये चेक करा अगर जो मेरा डिफरेंस अब मैंने निकाला नया वाला वो पहले वाले से अच्छा, ज़्यादा मतलब है। लैपटॉप और एयरफोन की प्राइस का जो डिफरेंस है अब वो वो डिफरेंस जो है ज़्यादा है दूसरे वाले से। वो ज्यादा है अगर लैपटॉप एयरफोन के पहले वाले मतलब पहले और दूसरे में जो डिफरेंस है उससे। देखो वो क्या है मैंने पहले 9th वाली पेयर का लाइन एक बार फिर से एक्सप्लेन करिए। देखो पहले पेयर जो था मेरा लैपटॉप और ईयरफोन का उसका प्राइस का डिफरेंस निकाल लिया हम्म, पहला जो पेयर है। फिर मैं बाकी सारे पेयर्स का भी डिफरेंस निकालूंगा। जिस पेयर का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वहाँ पे मैं वैल्यूज चेंज करता जाऊंगा मतलब जब जब वैल्यूज बढ़ेगी हमारी तो जिस पेयर का डिफरेंस मैक्सिमम होगा वो वाले पेयर का हाँ वो वाला पेयर हमारा रिटर्न हो जाएगा यहाँ पे नाम उनके डिफरेंस क्योंकि ग्रेटर देन एम डिफ है ना। तो जब जब वो ग्रेटर आता जाएगा डिफरेंस तो हमारी वो वैल्यूज रीअसाइन होगी कि नहीं दूसरा कोई कॉम्बिनेशन है जिसका वैल्यू का मतलब प्राइसेस का डिफरेंस ज़्यादा है। समझ आया। यस। तो देखो function returns the pair of laptop and earphone products with the maximum price difference considering only products with the same brand। वही है सेम ब्रांड की प्रोडक्ट्स को क्योंकि हमने कॉम्बोज वाले में लगाया है अपने में। ठीक है चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इसमें मुझे क्या बताना है कंटेंट्स ऑफ आउट ऑफ टीएक्सटी कंटेंट मेरे क्या रहेंगे। मैंने एक राइट फंक्शन बना दिया देखो ठीक है उसमें एम कॉमा एन मैंने एक इसमें मेरी वैल्यू आ रही है एम करके उसमें मैंने उसकी लेंथ तो लगा दी एम में और उसके फर्स्ट एलिमेंट की लेंथ कर दी मैंने एन में। अब मैंने एक फाइल ओपन करी आउट डॉट टीएक्सटी राइट मोड में डब्ल्यू मोड में। पहला लूप फॉर आई रेंज एम मतलब जो मेरी ओवरऑल एम की वैल्यू एम की लेंथ है वो उसकी रेंज और जे इन रेंज एन जो उसके फर्स्ट एलिमेंट की वो है नंबर ऑफ एलिमेंट्स की रेंज वैल्यू उसकी एक रेंज। मिनट, यम है क्या? हम्म यम है क्या? क्या चीज जो यम आर्गुमेंट है फंक्शन में पड़ा है वो है क्या? एम आर्गुमेंट अभी देखो ना वो हाँ। नीचे यहाँ पे हमारा ये एक मैट्रिक्स है आर्गुमेंट। ओके। मैट्रिक्स आर्गुमेंट हमारा गिवन है तो अब क्या होगा हमारा पहला जो एलिमेंट आएगा मतलब पहले आई का एम के हिसाब से पहले सबसे पहला हम मैट्रिक्स में वो देखेंगे रो और फिर जे के यूज़ करके हम कॉलम्स में देखेंगे। तो पहली रो में पहले कॉलम में वन है वैल्यू मेरी तो मेरा जो है अपना अभी ये लाइन एक मैंने वेरिएबल बनाया उसमें मेरा पहला एलिमेंट आ गया प्लस प्लस करा स्ट्रिंग कंकैटिनेशन है ये कॉमा तो मतलब वो एलिमेंट और फिर कॉमा आ गया। और ये कब तक चलेगा जब तक मेरा वही लास्ट रो और लास्ट कॉलम ना आ जाए। जब लास्ट रो और लास्ट कॉलम आ जाएगा तो वो बस हमारा स्लैश एन ऐड होगा यानी नई लाइन में जाएगा फिर। मतलब मान लो लास्ट रो आ गया मेरा कि पहली रो आ गई सॉरी लास्ट रो का मतलब है अगर बिल्कुल आखिरी रो यानी 7 8 9 वाली रो आ गई और उसका लास्ट कॉलम 9 आ गया उसके बाद हमें कुछ और नहीं करना ना उसके बाद सीधा हमें एलिमेंट्स लिख देने हैं अपने। तो वही चीज़ है तो जैसे मैंने लाइन में पहले वो एलिमेंट प्लस कॉमा वन कॉमा था वन कॉमा आया सबसे पहले तो उसे मैंने राइट कर दिया फाइल तो ये वन कॉमा हो गया फिर ऐसे टू आया तो वन कॉमा टू कॉमा थ्री कॉमा ये कॉमा आ गया। अब मैं इसके बाद क्या आएगा मेरा ये देखूंगा मैं
तो यहाँ पे क्या है एंड, ये देखो मेरा हर बार लाइन में राइट हो रहा है, और अगर आई नॉट इक्वल टू m-1 यानी लास्ट रो नहीं है पर लास्ट कॉलम है j इक्वल टू m-1 तो मैं नई लाइन में जाऊंगा। यानी जब भी मेरी रो चेंज होगी तो मैं नई लाइन में जाऊंगा, लास्ट रो आते ही यहाँ पे 9 पे आती खत्म हो जाएगा मेरा, क्योंकि लास्ट रो आ गई तो ये वाली लाइन नेक्स्ट लाइन में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी मुझे। नॉट इक्वल टू है m-1 मेरा 1 2 3 कॉमा। अब जब मैं अगले में आऊंगा अभी भी मेरी लास्ट रो नहीं है पर ये इस वाले एलिमेंट पे 3 पे आ गई मेरा क्या कहते हैं इक्वल टू n-1 j इक्वल टू n-1 वाली कंडीशन सेटिस्फाइड। तो मेरा जब ये 3 होगा 3 कॉमा और उसमें स्लैश इन भी आ जाएगा, तो मैं यहाँ पर नई रो में आ गया 3 के बाद। ऐसे मेरा 4 5 6 आ जाएगा, फिर से मैं नई रो में आ गया 7 8 9। जब मेरे लास्ट रो तो लास्ट आ गई मेरा, तो मतलब ये वाली कंडीशन अब सेटिस्फाई नहीं करेगी तो अब मेरा स्लैश इन नहीं ऐड होगा। तो बस 1 2 3 कॉमा नेक्स्ट लाइन से 4 5 6 कॉमा 7 8 9 कॉमा, बस ये मेरा ऐड हो जाएगा फाइल के अंदर। तो इसका आउटपुट जो है हमारा ये वाला बनेगा, पहला वाला। हमारे बचे हुए आउटपुट्स क्यों नहीं बने? तीसरा वाला इसलिए नहीं बना क्योंकि यहाँ हमारी लाइंस चेंज नहीं हो रही। सेकंड वाला क्यों नहीं बना? क्योंकि यहाँ कॉमाज नहीं है हमारा हर एलिमेंट के बाद कॉमा ऐड हो रहा है यहाँ पे, तो ये देखो वो नेसेसरी है, उसके लिए कोई कंडीशन ही नहीं गिवन है। और ये वाला क्यों नहीं हुआ? सिमिलरली कि रोज चेंज नहीं हुई है मेरी, मतलब लाइंस चेंज नहीं हुई। समझ आया ये वाला? यस। ये हमारा एक कोड है। एक्चुअली लाइन 7 एक्सप्लेन कर दीजिए उनको, आज को प्रॉब्लम। अच्छा देखो यार, लाइन 7 में क्या है, मैं कंडीशन लगाई है कि इफ आई नॉट इक्वल टू m-1, यानी कि m-1 का मतलब वो लास्ट रो को बता रहा है जो 7 8 9 वाली रो है। अगर वो वाली लास्ट वाली रो नहीं है पर मेरा बची भी कोई सी भी रो है और उसका लास्ट एलिमेंट है, क्योंकि j इक्वल टू n-1 लास्ट एलिमेंट का ये नंबर हो गया मेरा, तो यानी सब लास्ट रो नहीं है, यानी फर्स्ट या सेकंड रो में अब लास्ट एलिमेंट है, यानी 3 है या 6 है, तो स्लैश इन प्लस हो जाएगा, यानी नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। अब समझ आया? देखो ये वाला है, इसमें से मुझे बताना है कौन सी स्टेटमेंट मेरी सही है। देखो सबसे पहले लिस्ट दे रखी है, लिस्ट बनाई है, उसमें अपेंड कर दिया एलिमेंट, ये तो मैं कर सकता हूँ अपेंड, क्योंकि फंक्शन भी होता है सही है। सेकंड है सेट, सेट है मेरा 1 2 3 और ऐसे 0 कर दिया मैंने 4। क्या ये रॉन्ग है, ठीक है? क्यों रॉन्ग है ये बताओ? क्योंकि सेट में वो इंडेक्सिंग होती ही नहीं है, इट्स रैंडम वैल्यूज में होती है। रैंडम वैल्यूज में नहीं होती, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग होती नहीं है, और सेट जो होता है सॉर्टेड वो होती है सारी वैल्यूज, किसी भी ऑर्डर में डाल दो आप सॉर्ट होती है उसकी वैल्यूज। इंडेक्सिंग से अगर मैं रेफर करता हूँ तो वो रेफर ही नहीं होगा, तो ये वाला रॉन्ग हो गया। अब थर्ड देखूंगा, मैंने बनाई डी इक्वल टू डिक्शनरी, उसमें की बनाई 1 इक्वल टू 1, D1 अगर मैं प्रिंट करूंगा तो आ जाएगा मेरा। तो इसमें मेरा क्या है, कोड 2 एरर थ्रो कर रहा है, पर D1 जो है यहाँ पे मेरा आएगा नहीं, क्यों? 1 इंडेक्स है नहीं, और जो मैंने की है वो 1 ONE1, वो इंडेक्स्ड फॉर्मेट में और ये वैल्यू उसमें डाल दे रहा है, वही ये वैल्यू दे रहा है, तो ये फिर से ये भी गलत हो जाएगा। तो कोड 3 विल थ्रो एरर इन लाइन 3, हाँ क्योंकि मैं प्रिंट इस लाइन पे करूँ तो यहाँ पे एरर देगा, 2 में से इस पे देगा, 1 जो है विदाउट एनी एरर रन कर जाएगा। समझ आया? एक मिनट, कोड 2 विल थ्रो एन एरर इन लाइन 2। अच्छा हाँ सही है, इंडेक्सिंग सही लाइन 2 में कर लूँगा मैं। नहीं सही है, मैं कंफ्यूज था, मुझे लगा ये सारे थर्ड क्वेश्चन के आंसर। Family of is an matrix, and by matrix with m not equal to 1 we used to input sum of each row, store sums must local row sums of that row sums will have an element, select all correct implementation। ये मैट्रिक्स हमारा m by n का m not equal to 1 सम निकालना है सारी रोज का, और उसे एक कहते हैं स्टोर करना है एक लिस्ट में जिसका नाम है रो सम्स। तो अब मैं कैसे निकालूंगा? तो फिर तो ये सबसे पहले मैंने कॉम्प्लीमेंशन यूज करा है,
सम ऑफ रो, सम एक फंक्शन होता है हमारा सारी वैल्यूज निकालने के लिए, सम ऑफ रो और रो इन एम। एम मैट्रिक्स में से पहली रो निकाली और उसको सम फंक्शन से सम कर दिया मैंने। सबसे पहले तो तरीका मेरा ये हो गया। दूसरा मैंने क्या किया, जो फॉर लूप मैंने यहाँ पे लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन में लगाया वो मैं अलग से पूरा लगा रखी, फॉर आई इन रेंज 10 ऑफ एन, यानी कि कोई हो जाएगा, फिर उस रो को जो सम्स में अपेंड करेगा उसका सम फंक्शन यूज करा मैंने यहाँ। और क्या इम्प्लीमेंटेशन इसकी हो सकती है, ये वाले इम्प्लीमेंटेशन हमारे गलत है। वो गलत क्यों है, क्योंकि हमारा m नॉट इक्वल टू n है, और अगर मैं दोनों में उसी की लेंथ को यूज करूंगा i में भी j में भी, तो यहाँ पे वो आउट ऑफ बाउंड भी जा सकता है वैल्यू। अगर 4/3 का मैट्रिक्स है तो फोर्थ कॉलम होगा नहीं, बट वो उस कॉलम पे चला जाएगा अगर मैं j में भी m यूज कर लूंगा। सिमिलरली जब मैं यहाँ पे चेंज करूँ, यहाँ पे जब मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे क्यों आ रहा है, क्योंकि वैल्यू मेरा 0 मैंने पहली बार रखा, फिर जब मैं आगे वैल्यूज ऐड कर रहा हूँ तो सब उसी वेरिएबल में ऐड होगा। अब अगर मेरी रो चेंज हो रही है तो मेरा वैल्यू भी तो 0 होना चाहिए, वरना वो तो मेरी अभी तक की सारी वैल्यूज को ऐड करके वो ऑपरेट कर देगा। ये चीज समझ आई? यस। फिर इसका आउटपुट बताओ। ये मतलब 0 से लेके 51 तक जो है वो 3 से डिविजिबल नंबर कितने हैं, शायद यही फाइंड कर रहा है। क्या मतलब 51 तक 3 से डिविजिबल नंबर कितने हैं उनकी काउंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, एक बार तुम अपना आंसर बताओ, तुम भी आया। हेलो। हाँ मैं कह रहा हूँ कि अभी अयास अयास से करूँगा, तुम भी अपना आंसर बताओ एक बार। एक मिनट, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। चलो ठीक है, हम देखते हैं एक्चुअली में क्यों कह रहा है इसमें। n51 है, काउंट एक वेरिएबल है, पहले तो n जब तक ग्रेटर देन 0 है, 51 है ग्रेटर देन 0 ही है। अगर मेरा n 2 से डिविजिबल है तो ये मेरा ब्रेक हो जाएगा, मतलब इवन नंबर नहीं आना चाहिए इसमें, वैल्यू तो मेरा ब्रेक हो जाएगा उस कंडीशन में। अगर n 3 से डिविजिबल है तो n इक्वल टू n-2 हो जाएगा, वैल्यू 2 से माइनस कर देगा। और अगर मान लो 2 से भी डिविजिबल नहीं, 3 से भी, तो बस मेरा वैल्यू माइनस होगी और काउंट +1 होगा मेरा। हम बेसिकली ये देखना चाह रहे हैं यहाँ पे कितनी बार हम इसमें से वैल्यू 2 को माइनस कर सकते हैं, या फिर मतलब कितने ऑड इंटीजर्स हमारे लेस देन 51 हो सकते हैं इसमें। देखो क्योंकि 51 आया, डिविजिबल 2 से, 3 से है तो -2 हो गया, 49 हो गया। ठीक है, कंटिन्यू लगा दिया हमने तो ये आगे वाली स्टेटमेंट्स में नहीं जाएगा। इसका मतलब हम यहाँ पे क्या काउंट कर रहे हैं, कितने ऑड वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमारे 3 से डिविजिबल नहीं है, कितने ऑड हमारे इंटीजर्स ऐसे हैं 3 से डिविजिबल नहीं है। 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि जब भी वो 3 से डिविजिबल है मैंने यहाँ पे कंटिन्यू कर दिया, तो वो मेरा ये काउंट +=1 पे तो गया ही नहीं, तो काउंट मेरा +1 तो होगा नहीं।
कंटिन्यू लगा दी ना, कंटिन्यू का मतलब है ये स्टेटमेंट स्किप करके वो वापस ऊपर चला जाएगा लूप में। कंटिन्यू का मतलब ये होगा कि आगे की स्टेटमेंट को वो स्किप कर देगा। तो देखो, इट इज द नंबर ऑफ ऑड पॉजिटिव इंटीजर लेस देन और इक्वल टू 51 दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 3। और अगर मैं इसका आउटपुट कैलकुलेट करूंगा कितने नंबर्स ऐसे आएंगे, तो ये इसका आउटपुट आएगा हमारा 70, अगर मैं इसको पूरे को काउंट करूंगा। ठीक है, समझ आया दोनों को? यस यस। जैसे अब ये है हमारा, ये कोड दे रखा है, इसमें हमने एक फंक्शन बनाया कैलकुलेट m, n। ठीक है, पहले मैं चेक करूँ अगर मेरा m जो है n से छोटा है तो मैं 0 रिटर्न कर दूंगा। अगर नहीं है तो मैं क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा 1 प्लस कैलकुलेट क्या करूँगा m माइनस n, n। इससे मैं क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ, एक बार ये बताओ। इसमें कोई ऐसी सर्टेन चीज़ गिवन नहीं है कि मैं उससे क्या कैलकुलेट कर रहा हूँ। इसमें बस मुझे ये फंक्शन दिया है जिससे मैं ये कैलकुलेशन करूँगा दो नंबर्स के ऊपर। अब जैसे पहले मेरा एग्जांपल है 5,1, मैं देख रहा हूँ 5 लेस देन 1 नहीं, तो अब मैं क्या करूँगा, रिटर्न 1 प्लस, यानी एक बार मेरा 1 आ गया, अब प्लस कैलकुलेट 5 माइनस 1 यानी 4,1। फिर से मैं चेक किया, ये लेस देन 1 नहीं है 4, तो फिर से 1 प्लस 1 हो गया, फिर से 2, अब 3,1 हो गया यहाँ पे, तो फिर 3,1 चेक करेगा तो वैल्यू मेरी 2 से बढ़ के 3 आ जाएगी। फिर 2,1 के लिए चेक करेगा, वो भी लेस देन नहीं है, तो फिर वो फिर से वैल्यू 1 हो गई, तो 4 हो गई यहाँ पे मेरी वैल्यू। अब मेरा यहाँ पे फिर वैल्यू जाएगी 1,1। 1,1 में वो चेक करेगा लेस देन n नहीं, लेस देन n तो नहीं है, m लेस देन n, 1 लेस देन 1। क्या ये कंडीशन सही है गलत है? कंडीशन ये गलत है क्योंकि 1 तो इक्वल टू 1 है। अब ये चेक करेगा फिर से नहीं, यानी यहाँ पे वैल्यू मेरी चली गई 5। समझ आया ये वाला? यस यस। सिमिलरली मैं 10,2 के लिए करूँगा, 10 लेस देन 2 नहीं है तो 1 प्लस 10 माइनस 2 यानी 8,2, फिर से वो आएगा, फिर से लेस देन नहीं है, फिर 1 यानी 2 हो गया। अब फिर यहाँ पे क्या जाएगा 6,2, फिर से वो आएगा इधर ही, लेस देन 6 लेस देन 2 नहीं है, फिर से वो जो हमारी वैल्यू 2 थी अब वो ऐड होकर 3 हो गई। अब यहाँ पे 6 माइनस 2 यानी 4,2 जाएगा। अब 4 और 2 को चेक करेगा, लेस देन नहीं है, फिर से एक वैल्यू यहाँ पे ऐड हो गई हमारी, 3 से 4 हो गई वो वैल्यू। अब फिर 4,2 की जगह अब यहाँ 4 माइनस 2 यानी 2,2 जाएगा, फिर से लेस देन नहीं है तो यहाँ पे 5 हो गई। अब जब जाएगा अगली बार तो ये 0,2 हो जाएगी, अब 0 लेस देन 2 होगा तो 0 रिटर्न कर जाएगा यहाँ, तो यानी C1 हो गया 5, C2 हो गया 5। सिमिलरली मैं C3 कैलकुलेट करूंगा तो ये भी मेरा 5 ही आएगा इस तरीके से। 15,3 है क्योंकि तो लेस देन नहीं है तो 1, फिर 12,3 के लिए 1, फिर 9,3, फिर 6,3, फिर 3,3, ऐसे 5 बार आ जाएगी। तो 5 5 5 तीनों का मैं प्रिंट करूंगा एडिशन, तो आंसर आएगा मेरा 15। तो पॉसिबल आंसर हमारा 15 है। ये समझ आया? यस यस। अब ये मेरा एक कंटेंट है, ये words.txt फाइल में विद कंसिस्टेंसी यू कैन अचीव एनीथिंग। अब मेरा एक फंक्शन है, ये क्या कर रहा है, मैंने फाइल नेम इसमें दिया है, बस मेरा word.txt जैसे है तो इसका फाइल नेम आया, वो उसी रीड मोड में मैंने पहले ओपन करा, फिर एक मैंने मैक्स वर्ड स्ट्रिंग बनानी और एक स्पेस। अब मैं फॉर लाइन इन एफ, यानी एक एक लाइन को मैं चेक करूँगा, इसमें जो मैंने ये फाइल ओपन करी है, वर्ड्स इक्वल टू लाइन डॉट स्ट्रिप डॉट स्प्रेड स्पेस, सॉरी, अब ये क्या करेगा, लाइन डॉट स्ट्रिप पे अगर इस पूरी लाइन में आगे या पीछे कहीं स्पेस होगी उसे हटा देगा, और फिर हटाने के बाद डॉट स्प्लिट स्पेस, जहाँ पे भी ये स्पेस यानी ऐसे ही स्पेस कैरेक्टर होगा, वहां से इन वर्ड्स को स्प्लिट करके एक लिस्ट में ऐड कर देगा। तो अब ये जो है मेरी ये वर्ड्स नाम की लिस्ट बन गई, जिसका वो ऐसे आ जाएगा मेरा। सबसे पहला एलिमेंट होगा उसका विद, फिर उसका दूसरा एलिमेंट हो जाएगा कंसिस्टेंसी, क्योंकि बीच में इनके स्पेस आ गई तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएंगे। ऐसे ही तीसरा एलिमेंट हो जाएगा मेरा यू, फिर चौथा हो जाएगा कैन, फिर अचीव, फिर एनीथिंग।
अब ये वर्ड्स आ गए मेरे इसमें, वर्ड्स वाले वर्ड, ये सारे वर्ड अलग अलग वर्ड्स वाली लिस्ट में आ गए। अब मैं एक एक वर्ड को निकालूंगा, फॉर वर्ड इन वर्ड्स। अब मैं चेक करूंगा मुझे यहाँ पे बेसिकली निकालना क्या है, कौन सा वर्ड ऐसा है जिसकी लेंथ मैक्सिमम है। तो मैंने पहले वर्ड की लेंथ चेक करी, अभी तक मेरी लेन ऑफ मैक्स वर्ड यानी जो वर्ड इसमें था कुछ भी वर्ड नहीं है तो एम्प्टी है, यानी इसकी लेंथ है 0। पहले वर्ड की लेंथ विद की क्या है 4, ग्रेटर है 0 से, हाँ। फिर मैं मैक्स वर्ड को चेंज करके विद कर दूंगा। अब फिर से मैं अब अगला वर्ड चेक करूंगा, अगला वर्ड मेरा कंसिस्टेंसी आएगा। कंसिस्टेंसी की मेरी लेंथ है 11, 11 ग्रेटर देन विद की लेंथ 4 ग्रेटर है, तो फिर यहाँ चेंज होकर यहाँ पे मैक्स वर्ड मेरा अब आ गया कंसिस्टेंसी। अब इसके बाद आएगा यू, इसकी लेंथ 3 है, 11 ग्रेटर, ये क्या कहते हैं 3 ग्रेटर देन 11 नहीं, तो अब मैं अगले वर्ड पे चला जाऊंगा यानी कैन पे। फिर से 3 ग्रेटर देन 11 नहीं है। अब अगला वर्ड आता है मेरा अचीव, इसकी लेंथ है 7, इसकी लेंथ में चेक करूंगा 7 ग्रेटर देन 11 नहीं, ये भी गलत है। मेरा वर्ड अभी तक वही है, कंसिस्टेंसी है। अब लास्ट मेरा वर्ड आता है एनीथिंग, इसकी लेंथ क्या है 8, 8 ग्रेटर देन 11 नहीं, तो मेरा वर्ड जो है वो लास्ट में मैक्सिमम लेंथ का वर्ड कंसिस्टेंसी बचा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, एफ डॉट क्लोज, मैंने फाइल कर दी क्लोज जब मेरा वर्ड पता चल गया, और मैंने रिटर्न कर दी लेंथ ऑफ मैक्स वर्ड, जो मेरा मैक्सिमम मतलब जो वर्ड था सबसे बड़ा उसकी लेंथ को मैंने रिटर्न कर दिया। तो यहाँ पे आउटपुट मेरा क्या आएगा, इसकी कंसिस्टेंसी की लेंथ यानी क्या है 11। तो देखो आउटपुट आ गया मेरा 11। समझ आया दोनों को? यस अयास ने पहले सॉल्व कर लिया था, बहुत बढ़िया। ये रहा हमारा अगला कोड। तो अब इसकी एल, ये मेरी लिस्ट है, इसमें ये सारे एलिमेंट्स हैं अलग अलग मेरा। पहले मैंने एन में एन एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने लेन ऑफ एल रख लिया। अब इसकी लेंथ क्या है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 12 आ गया मेरा एन के अंदर। मैंने फॉर आई इन रेंज 1, 12, तो मेरा एल आई माइनस 1 ग्रेटर देन एल आई है। तो मैंने यहाँ पे देखो ये स्वैप, ये मैं स्वैप जैसे करता हूँ ना, ये मैंने वो करा है कि पहले टेम्प वेरिएबल में आई माइनस 1 कर दिया, फिर मैंने आई माइनस 1 में आई कर दिया, और आई में फिर टेम्प वेरिएबल कर दिया। मैं इस तरीके से ये क्या कर रहा हूँ, सॉर्ट कर रहा हूँ एक तरीके से। अगर मैं इसको अगर मैं चेक करूँ, ये चीज़ तुम्हें समझ आई सॉर्ट कैसे कर रहा हूँ मैं? यस ये देखो सॉर्टिंग का, ये बबल सॉर्ट का कोड है अगर तुम ध्यान से देखोगे तो। बबल सॉर्ट का कोड मैंने ऐसे सॉर्टिंग कर दी, फिर मैंने एल ऑफ माइनस 1 प्रिंट किया, यानी मैं रिवर्स ऑर्डर में लिस्ट को प्रिंट करा रहा हूँ सॉर्ट करने के बाद, यानी डिसेंडिंग ऑर्डर में। तो अगर देखो मैं आंसर देखूंगा, अच्छा नहीं सॉरी, प्रिंट नहीं करा रहा हूँ रिवर्स ऑर्डर में, तो मैंने कोलन लगाया होता तो यहाँ पे प्रिंट होती, पर मैंने -1 लिखा है, यानी लास्ट एलिमेंट जो होगा मैक्सिमम एलिमेंट जो सबसे लास्ट में आएगा वो प्रिंट होगा। इस सब में अब मैं चेक करूंगा कि मैक्सिमम मेरा कौन सा है 9, यानी लास्ट एलिमेंट 9 आएगा, तो उसका नेगेटिव इंडेक्स होगा -1, तो आंसर आ जाएगा यहाँ 9 मेरा। समझ आया ये वाला? यस यस तुम्हें आया? ठीक है। देखो अब ये है एक मेरी गिवन स्ट्रिंग 14, फिर स्क्वायर ब्रैकेट 576 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज 9। अब ये एक मेरा एक एम्प्टी स्ट्रिंग है वर्ड, इंडेक्स की वैल्यू एक मैंने ले ली 0, फ्लैग ले लिया फॉल्स। अब मैं चेक करूंगा इंडेक्स जो है जब तक लेस देन है लेन ऑफ गिवन वर्ड, जब मेरा लेन ऑफ ये जो वर्ड मेरा दिया हुआ है इससे इसकी जितनी है उससे पहले तक मेरे को सारी वैल्यूज की, यानी सारी एक करके वैल्यूज को चेक करना है किस कंडीशन पे, अब मैं वो देखूंगा। मैंने एक कैर नाम का एक वो ले लिया वेरिएबल, उसमें मैंने गिवन का इंडेक्स वाला, इंडेक्स की जो भी वैल्यू होगी मेरी वो वाला कैरेक्टर दे दिया इसमें। पहले 0 है यानी 1 आ गया इसके अंदर, कैर के अंदर। अगर मेरा कैर जब भी हमारा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा तो फ्लैग की वैल्यू ट्रू हो जाएगी। क्या ये कैर हमारा ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है? नहीं, अभी मेरा 1 है तो नहीं होगा। अब if flag and char not in opening square bracket और फिर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट। अब फ्लैग, इफ फ्लैग एंड है तो मतलब फ्लैग की वैल्यू अगर ट्रू है और कैर इनमें से नहीं है तो मेरा वर्ड नाम का जो वेरिएबल है उसके अंदर वो ऐड हो जाएगा, ठीक है। और जब कैर की वैल्यू मेरी क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट होगी तो वो मेरा लूप जो है ब्रेक हो जाएगा, वाइल लूप। और अगर इनमें से कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई करेगी या नहीं करेगी, जब जब आगे बढ़ेगी कंडीशंस तो मेरा इंडेक्स +1 होगा।
तो अब मैं जैसे 0 से देखूंगा, 0 पे पहले आया 1, ये 1 वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई नहीं कर रही, 1 वाली कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई करेगी, कैर इसमें से नहीं है, बट फ्लैग मेरा फॉल्स है, ये भी कंडीशन नहीं चलेगी, और नहीं मेरा कैर की ये कंडीशन चलेगी, क्योंकि कैर नहीं मेरा क्लोजिंग ब्रैकेट है। तो मेरा इंडेक्स +1 हो गया, इंडेक्स हो गया 1, यानी ये लिमिट आया 4 के लिए मैंने सारी कंडीशन चेक करी, अभी भी मेरा कुछ नहीं चल रहा है, क्योंकि ना ही फ्लैग मेरा फॉल्स है, सॉरी ना ही फ्लैग ट्रू है, नहीं वो ओपनिंग स्क्वायर ब्रैकेट है, नहीं क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है कैर। तो फिर से इंडेक्स +1 अब 2 हो गया, वैल्यू 2 पे मेरा ओपनिंग ब्रैकेट आ गया। ओपनिंग ब्रैकेट पे मैं क्या करना है, मेरे को वैल्यू करनी है ट्रू फ्लैग की। अब यहाँ पे जब मैं आऊँगा तो फ्लैग की वैल्यू तो ट्रू हो गई, पर कैर इनमें से एक है, तो अभी भी मेरी ये वाली कंडीशन नहीं चलेगी, और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोजिंग तो है ही नहीं अभी तक कैर। तो फिर से इंडेक्स +1, अब वैल्यू आई मेरी 5। अब मेरा फ्लैग की वैल्यू ट्रू है, तो यानी फ्लैग की वैल्यू यहाँ पे ट्रू वाली ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई, और ना ही मेरा कैर इनमें से कोई एक है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। तो मैं वर्ड के अंदर ये वाला जो एलिमेंट है इसे ऐड कर दूंगा, यानी वर्ड के अंदर अब मेरा आ गया 5। सिमिलरली अब फिर मैंने इंडेक्स +1 करा, फिर आया 7, 7 भी ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, तो 7 को भी मैं इसके अंदर कर दूंगा, 5 और 7। फिर 6 आएगा मेरा, 6 में भी सेम है, फ्लैग अभी तक ट्रू ही है मेरा, और कैर इनमें से नहीं है, तो वर्ड के अंदर 6 भी आ गया। तो मेरा 5, 7, 6 अभी तक वर्ड के अंदर आ चुके हैं। अब इसके बाद अगर मैं तुम देखोगे, इसके बाद अगर मैं देखूं तो अब मेरा क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट आएगा, ओपनिंग वाला नहीं आया, ओपनिंग वाला ये वाली नहीं है, क्लोजिंग वाली में अब इन दोनों में से एक है, क्लोजिंग वाला है तो ये वाला भी नहीं चलेगा, और यहाँ पे अगर क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट है तो व्हाइल लूप मेरा ब्रेक हो जाएगा। तो मेरा व्हाइल लूप हो गया ब्रेक। अब मुझे प्रिंट कर देना है इंट ऑफ वर्ड, वर्ड में मेरा था 576, इसको बस 576 को मुझे इंटीजर में कन्वर्ट करके यहाँ प्रिंट कर दिया मैंने, आंसर आ गया 576। समझ आया ये? यस। अब आएंगे हम अगले कोड पे। अगला क्वेश्चन जो है ये मेरा आउटपुट बताना है मुझे इस कोड का। देखो सबसे पहले मैंने यहीं पे वही लिस्ट बनाई, लिस्ट इस तरीके से रेंज में जो भी मेरी वैल्यूज आएंगी वो सब लिस्ट के अंदर आ जाएंगी इस कीज वाली में। तो 1 से लेकर 21 तक, और स्टेप यानी डिफरेंस की वैल्यू 2, तो यानी 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे 21 तक के एंड होने तक ये सारी वैल्यूज मेरी कीज में आ गई। फिर अगला है, मैंने एक वैल्यूज लिस्ट बनाई जिसमें मैं 10 - x कर रहा हूँ, और x इन कीज, x की सारी वैल्यूज लूंगा मैं और 10 - x कर दूंगा यहाँ पे, तो वो सारी वैल्यूज इसमें हो गई। अब मेरी कीज के अंदर कौन सी वैल्यू होंगी, 1 3 5 7, तो 1 से लेकर 19 तक होंगी, क्योंकि 19 के बाद मैं +2 करूंगा 21, तो फिर वो स्टॉप हो जाएगा। तो मेरे 1 से लेकर 19 तक की ऑड वैल्यूज होंगी। ये चीज समझ आई? यस। नेक्स्ट जो है, मैंने वैल्यूज वाली जो लिस्ट है मेरी उसमें डाला 10 - x, यानी तो जैसे सबसे पहली वैल्यूज की थी 1, तो इसके अंदर आ गया 9, दूसरी वैल्यू थी 3, इसके अंदर आ गया 7, फिर 9 फिर 7, फिर ऐसे ही -2 करते जाओ इसमें से, 9 7 5 3 1, ऐसे ही लास्ट 19 होगा इसमें लिमिट, 10 - 19 -9 तक आएगा, 9 से लेके -9 तक आएंगी इसमें सारी वैल्यूज ऑड। देखो अब इसके बाद में क्या करूंगा, फॉर आई इन रेंज लेन ऑफ कीज, कीज में मेरी कितनी वैल्यू है 1 से लेकर 19 तक, अगर मैं ऑड इंटीजर्स से इन्हें काउंट करूंगा तो कितने बनेंगे, 10 इंटीजर्स बनेंगे। तो फॉर आई इन रेंज 10 हो गया स्टॉप वैल्यू, तो यानी 0 से 9 तक चलेगा। डी ऑफ कीज आई इक्वल टू वैल्यूज आई,
मतलब मैं कीज में जो आई वाले इंडेक्स की वैल्यू होगी उसमें मैं वैल्यूज में जो आई इंडेक्स की वैल्यू उसे असाइन कर दूंगा। यानी जैसे इसमें पहली वैल्यू है 1 और इसमें पहली वैल्यू है 9, मैं 1 की पे 9 वैल्यू को असाइन कर दूंगा। ये वाली चीज समझ आई डिक्शनरी वाली तक की, लाइन 7 तक की। ठीक है, अब ऑल कीज वैल्यूज इक्वल टू सेट ऑफ कीज डॉट यूनियन सेट ऑफ वैल्यूज। इससे क्या होगा, अब मैंने दोनों का सेट बनाया और उनका यूनियन कर दिया। सेट ऑफ कीज होगा 1 से लेकर 19 तक, सारे और वो होंगे हमारे सॉर्टेड असेंडिंग ऑर्डर में। और फिर मैंने सेट ऑफ वैल्यूज यानी 9 से लेकर -9 तक वो सब सॉर्ट हो गए, -9 से लेकर 9 तक आ गया मतलब, और फिर उनका भी मैंने यहाँ पे वो कर दिया यूनियन। तो अब ये जो है मेरा ये एक सेट बन गया जिसमें सारी वैल्यूज जो होंगी मेरी -9 से लेकर 19 तक की सॉर्टेड होंगी। -9 से लेकर 9 तक की तो आ गई वैल्यूज, और फिर उसके आगे 19 तक की आ गई सारे ऑड इंटीजर्स -9 से लेकर 19 तक। और सेट है तो एक एक बार ही अकरेंस होगा और सारे सॉर्टेड होंगे वैल्यूज। अब मैं क्या करूँगा, तो काउंट करूँगा फॉर x इन ऑल की वैल्यूज। x मैं इसमें से ये वाला -9 से 19 तक जो ऑड इंटीजर्स हैं उन सबको एक एक करके लाऊंगा x में। इफ x in d and dx in d and d of dx equal to x काउंट प्लस इक्वल टू 1। यानी जो मेरा नंबर है, जैसे मान लो नंबर पहले आया -9 पहले तो डिक्शनरी में है क्या वो चेक करेगा ये। अगर है तो तो अगर होगा तो मतलब यहाँ पे एज अ की अवेलेबल होगा। तो फिर हम क्या चेक करेंगे, अब उस की पे यानी d ऑफ -9 d पे उस की पे जो वैल्यू है वो अवेलेबल है क्या डिक्शनरी में। अगर वो भी है तो अब जो मेरी वैल्यू आई है इस की उसकी उस वैल्यू को अगर मैं एज अ की देखूंगा तो उसकी जो वैल्यू है क्या वो x के इक्वल है। अगर वो x के इक्वल है तब मेरा काउंट जो है +1 होगा। ये वाली चीज समझ आई क्या, ये इफ वाली, बताओ दोनों। गाइस आंसर करो दोनों। अच्छा प्लीज रिपीट। देखो मैंने ये किया इफ x, मैंने x को इसमें से ऑल की वैल्यू में से एक एक करके वैल्यू निकाली। जैसे फर्स्ट वैल्यू आई इसमें -9, तो पहले ये चेक करेगा -9 डिक्शनरी में है क्या। डिक्शनरी में है क्या चेक करेगा तो मतलब एज अ की डिक्शनरी की जो भी कीज हैं उनमें चेक करेगा -9 है या नहीं है। ठीक है, अब अगर वो -9 है तो उसकी जो भी वैल्यू होगी मेरी, यानी -9 पे जो भी वैल्यू गिवन होगी क्या वो डिक्शनरी में है या नहीं। डी ऑफ एक्स का मतलब है -9 पे जो वैल्यू है ये डिक्शनरी के अंदर एज अ की है या नहीं है, उसे वो चेक करेगा। फिर अगर वो भी है फिर ये चेक करेगा अब ये जो मेरी अब ये वैल्यू है इसे मैंने एज अ की चेक कर लिया। अगर ये एज अ की अवेलेबल है इसकी भी कोई ना कोई वैल्यू होगी हमारी। तो अब इसे एज अ की अगर मैं चेक करूं तो इसकी जो वैल्यू है अगर वो x के इक्वल है, जो मैंने x सबसे स्टार्टिंग में चेक किया था यहाँ पे, तो मेरा काउंट +1 होगा। ये चीज समझ आई, अब समझ आया कि शिवम तुम भी बताओ। ये d of dx नहीं समझ में आ रहा है क्या है। d ऑफ dx का मतलब है सबसे पहले x हमारा एक एलिमेंट था, यस dx का मतलब है वो x को अगर मैं की तरह यूज करूंगा तो उसकी जो भी यस वैल्यू आएगी वो हो गई dx। अब ये जो यस वैल्यू आई है ये मेरा d के अंदर है एक, तो मैं इस वैल्यू को एज अ की देख रहा हूँ d के अंदर और उसकी जो वैल्यू है उसको चेक कर रहा हूँ कि वो x के इक्वल है या नहीं। यस समझ में। तो जब जब ये तीनों कंडीशन मेरी इक्वल होंगी तो मेरा काउंट +1 होगा। तो बस इसी का मुझे अब काउंट यहाँ पे कैलकुलेट करना है। इसका आंसर अब जब हम कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर यहाँ पे हमारा 5 आ जाएगा। ये वाला समझ आया दोनों को, आया तुम्हें? ठीक है, यस यस अभी एक हमारी क्लास है व्हीकल, इसके अंदर मैंने अलग अलग फंक्शंस बनाए हैं। अगर मैं किसी भी क्लास में डेफ इनिट करता हूँ तो यहाँ पे मैं सबसे पहले अपने क्लास के वेरिएबल्स यानी कि क्लास में जो एट्रीब्यूट्स जिसे मैं कहता हूँ वो मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। सेल्फ का मतलब है इस क्लास को जब भी मैं रेफर करूंगा तो इसमें एक वेरिएबल एट्रीब्यूट है मॉडल,
इसकी वैल्यू जो भी मैं मॉडल में दूंगा वो होगी, और ऐसे ही प्राइस वेरिएबल बनेगा जिसको प्राइस में जो भी मैं वैल्यू दूंगा वो होगी। अगर मुझे एक मैंने मेथड यहाँ पे बना दिया चेंज प्राइस, तो जब भी मैं सेल्फ को रेफर करके कोई नया प्राइस यहाँ पे दूंगा इस वेरिएबल चेंज प्राइस के अंदर, मतलब मेथड के अंदर दूंगा, तो मेरा नया प्राइस जो है इस प्राइस की जगह सेट हो जाएगा। और अगर मैं प्रिंट इन्फो में करूंगा तो मेरा कुछ नहीं, कार का व्हीकल मॉडल जो है वो प्रिंट हो जाएगा और ऐसे व्हीकल प्राइस प्रिंट हो जाएगा। अब ये मेरा है कार। कार जो है मेरी एक और क्लास है, ये सब क्लास है ऑफ व्हीकल। सब क्लास का मतलब ये जो होगी, अब व्हीकल वाली जो मेरी क्लास है इसको अगर मैंने यहाँ ब्रैकेट में लिया है तो इसके जो ये एट्रीब्यूट्स है ना मॉडल और प्राइस, ये इन्हें मैं यहाँ कार में भी यूज कर सकता हूँ, ठीक है ना। अगर मुझे ये व्हीकल यानी इस क्लास को रेफर करना है तो इसे सुपर क्लास कहूंगा मैं इसकी, अब क्योंकि ये इनकी इसकी वैल्यूज को ले रहा है कार, तो व्हीकल जो है मेरी सुपर क्लास है। जहाँ भी मुझे व्हीकल की वैल्यूज रेफर करनी है यहाँ पे मैं सुपर करके करूंगा। देखना, मैंने पहले काउंट कर लिया यहाँ 0 कार के अंदर एक वेरिएबल बनाया, डेफिनेट सेल्फ मॉडल प्राइस फ्यूल टाइप। मॉडल और प्राइस मैंने बनाया, पर मॉडल और प्राइस तो मैंने सुपर करके ऊपर व्हीकल वाली क्लास में से ही ले लिया, ये वाले जो मैंने बनाए थे। अब यहाँ पे सेल्फ फ्यूल टाइप मैंने एक यहाँ पे वेरिएबल बना लिया फ्यूल टाइप, और मैंने कार का काउंट कर लिया +1, यानी मैं कार का चेक करूँगी काउंट कितना है इस वाली व्हीकल, इसमें जितनी एंट्री हो रही है कितने व्हीकल्स की एंट्री हो रही है। अब मैं चेक करूंगा इस इलेक्ट्रिक, एक मेरा मेथड बनाया मैंने जो चेक करेगा कि क्या मेरा फ्यूल टाइप इलेक्ट्रिक है। अब वो चेक करेगा अगर मेरा फ्यूल टाइप इलेक्ट्रिक है तो इसने कर दिया रिटर्न सेल्फ डॉट फ्यूल टाइप इक्वल टू इलेक्ट्रिक, मतलब ये कंपैरिजन कर रहा है, अगर इलेक्ट्रिक होगा तो ये ट्रू रिटर्न कर देगा यहाँ पे मेरा। और सिमिलरली वही प्रिंट इन्फो, सुपर डॉट प्रिंट इन्फो यानी व्हीकल वाली क्लास में जो प्रिंट इन्फो फंक्शन है ये इसे रेफर कर रहा है वो। इसमें क्या है, मेरा व्हीकल का मॉडल और प्राइस प्रिंट हो जाएगा, उसके नीचे मैं दिखाऊंगा व्हीकल इज अ कार, यहाँ पे इसमें आएंगे वापस हम इसे प्रिंट करके, तो व्हीकल इज अ कार ये प्रिंट होगा और फिर फ्यूल टाइप प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले ये बताओ ये कोड समझ आया? ये क्लास वाला कॉन्सेप्ट डिस्टर्ब कर रहा, समझ में नहीं आ रहा। क्लास वाला कंसेप्ट बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है? नहीं। एक मिनट रुको। देखो, क्लास जो होती है, मैं क्लास एक तरीके से ये मानो एक फंक्शन की तरह ही अगर तुम कंसिडर करो, तो क्लास में एक बनाता हूँ एक चीज, क्लास के अंदर कुछ नहीं है, मैं अपने कुछ वेरिएबल्स को बना लेता हूँ कि क्लास के अंदर मुझे कोई भी एक चीज बनानी है। जैसे अब मैंने एक व्हीकल के लिए मैं यहाँ देख रहा हूँ, तो मुझे अपने एक व्हीकल की इंफॉर्मेशन स्टोर करनी है सारी, तो मैं उसे क्लास के तरह में क्लास के अंदर स्टोर कर लूंगा। कैसे? क्लास का एक मैंने उसका वो बनाया, मतलब क्लास का अगर मैं कोई भी वो बनाता हूँ ना, क्या कहते हैं, कंपोनेंट कह दो तुम यहाँ पे, या क्लास का एक कॉपी बनाता हूँ, या किसी भी एक क्लास को मैं एक्चुअली जब बनाता हूँ एक उसकी वैल्यू को यूज करता हूँ, तो जब भी मैं यूज करूंगा तो मैं हर बार अलग अलग चीज के लिए यूज करूंगा। मान लो पहला मेरा मॉडल आया स्विफ्ट एक मिनट एमाजो एक गाड़ी। मिनट, क्लास हम बनाते हैं तो उसमें जो हम वैल्यू देते जाते हैं वो स्टोर कर लेते हैं, बाद में उसको यूज करते हैं। हाँ, तो क्लास की टाइप्स क्या होती है, वो मतलब किस डेटा टाइप का होता है, उसमें वैल्यू क्लास, किस तरह से स्टोर होती है? सुनो, क्लास का कोई डेटा टाइप नहीं होता। क्लास तो एक हमारा एक चीज है जो मैंने बना ली, उसके अंदर अब मैं जो भी वेरिएबल बनाऊंगा ना, जिन्हें मैं एट्रीब्यूट कहता हूँ, उन्हें मैं किसी भी डेटा टाइप का बना सकता हूँ। नंबर, स्ट्रिंग, इंटीजर, स्ट्रिंग, फ्लोट, बूलियन, कुछ भी बना सकता हूँ मैं उसमें। उसमें कोई फिक्स्ड वो डेटा टाइप नहीं रहता। क्लास तो एक तरीके से मेरा मतलब एक मैंने एक जगह बस एक वैल्यूज बना के रखी है एक पर्टिकुलर चीज के लिए।
एक मतलब उस जगह उस क्लास के इंस्टेंस पे उसी एक पर्टिकुलर चीज़ की, मान लो कोई एक पर्टिकुलर गाड़ी है जैसे यहाँ पे स्विफ्ट, तो उसी की गाड़ी गाड़ी का मॉडल कौन सा है, उसका प्राइस कौन सा है, उसका फ्यूल टाइप कौन सा है, स्विफ्ट की वही चीज़ें यहाँ पे स्टोर रहेंगी उसके स्विफ्ट वाले इंस्टेंस में। मीन्स बेसिकली क्लास एक स्टोर रूम है जहाँ हर एक जो वैल्यू मुझे स्टोर करनी है उसको एक डिफरेंट डिफरेंट हाँ, कैबिन दे दिए हैं, वहाँ स्टोर करते जा रहे हैं। उसके बस बाद जब बस यूज बस, करना है तो उस क्लास के साथ हम उस वैल्यू मतलब जो कैबिन दिए हैं उसको मेंशन करके उसकी वैल्यू को यूज कर रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। ओके। तो यहाँ पे वही मैंने पहली क्लास बनाई व्हीकल, उसके अंदर मैंने ये दो वैल्यूज दे दी, मॉडल और प्राइस। उसके अंदर अब मैं वैल्यूज के अंदर एक फंक्शन भी देता हूँ कि अगर मुझे इनकी ये जो वैल्यूज है ना कैबिन के अंदर जैसे, तो इनके ऊपर कुछ परफॉर्म करना है, अगर फंक्शन मान लो प्राइस चेंज करना है या ये इन्फो जो है एक बार हमें प्रिंट करानी है यूज करनी है, तो उसके लिए तो मैंने प्राइस चेंज करने के लिए एक फंक्शन दिया है, एक प्रिंट कराने के लिए। अब मैं इसकी जो वैल्यूज हैं ये दूसरी क्लास के अंदर भी रेफर कर सकता हूँ। तो मैंने रेफरेंस दे दिया कि अगर ये वाली वैल्यू चाहिए उस वाली क्लास पे जाओ और रेफरेंस ले लो, यानी वैल्यूज ले लो। तो यहाँ पे वही मॉडल और प्राइस मैंने यहाँ व्हीकल वाली क्लास में से लिया, क्योंकि मैंने यहाँ सुपर वन, अगर मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ सुपर, सुपर का मतलब ये जो ब्रैकेट में जो भी क्लास होगी उसमें से देखना, उसमें से यूज करना। तो मैंने यहाँ कार के अंदर बस एक नई चीज बनाई है, क्या फ्यूल टाइप एक एट्रीब्यूट में है नया। काउंट में मैं +1 कर रहा हूँ कि जब भी एक नया वो आएगा इंस्टेंस इसका क्लास का, जब भी मैं एक नया कैबिन बनाऊंगा ना, एक नया मतलब एक डब्बा बनाऊंगा जैसे, नया कैबिन जब भी बनेगा तो उसको मैं इंस्टेंस कहता हूँ। तो जब भी एक नया इंस्टेंस बनेगा काउंट यहाँ पे +1 होगा मेरा। अब इस वाले में कार वाली क्लास में मैं बस एक काम कर रहा हूँ, फ्यूल टाइप में इसको बता रहा हूँ क्या है फ्यूल टाइप, और चेक करूँ अगर इलेक्ट्रिक है तो वो यहाँ पे ट्रू दे देगा। और एक मैंने यहाँ पे मेथड बनाया है जिसमें बस मैं इंफॉर्मेशन प्रिंट कर रहा हूँ अपनी इसकी गाड़ी की, कि पहले तो उसका मॉडल, उसका प्राइस सुपर से लेके, फिर व्हीकल इज अ कार एक स्टेटमेंट, और उसका फ्यूल टाइप। एक मिनट, ये थोड़ा सुपर वाला बताइए ना क्या है। कौन सा वाला? सुपर सुपर लाइन नंबर 5। सुपर का मतलब है, सुपर एक वर्ड है जिसमें मैंने यस। यहाँ पे जो भी एक क्लास दी है ना व्हीकल, मैंने ब्रैकेट में एक दूसरी क्लास दे दी। यस तो यस। यानी मैं उस क्लास की वैल्यूज जो हैं जो भी मेरी, यानी मॉडल प्राइस जो भी उसके मेथड हैं, उसके यस। एट्रीब्यूट हैं, दोनों को मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ। ठीक है। ओके। तो अगर ये जिस क्लास को मैं बना रहा हूँ अब, जो मैंने नई क्लास बनाई है, अगर मैंने उसके यस। अंदर कोई और सी क्लास भी रेफर कर दी, तो जो नई क्लास बनी है उसे तो मैं कर देता यस। हूँ सब क्लास, यानी सब क्लास यस। देखो यहाँ लिखा है ना। और जिस क्लास को यहाँ पे मैंने रेफर किया है उसे मैं सुपर क्लास कहता हूँ। तो सुपर क्लास की कोई भी वैल्यू मुझे रेफर करनी होती है, या कोई भी मेथड, यानी जैसे प्रिंट इन्फो इसे रेफर करना होगा, मैं सुपर कीवर्ड को यूज करके रेफर करूंगा। ओके। अब समझ आया? यस। तो बस वही है, मैंने यहाँ पे पहले ये वैल्यूज को रेफर करा, फिर नीचे ये ट्रू और फॉल्स है कि क्या वो इलेक्ट्रिक है या नहीं, फिर बस उसकी प्रिंट इन्फो प्रिंट करने के लिए प्रिंट इन्फो एक इसका मेथड जो है उसे रेफर कर दिया यहाँ पे मैंने। तो अब इसके बेस पे हमारा सब क्वेश्चंस आएंगे इस चीज के ऊपर, ये जो कोड था ऊपर। देखो सबसे पहला क्या है, कार जो है ये मैं अगर ये कार जो भी मेरा क्लास है उसके नाम से अब मैं ब्रैकेट में जब वैल्यूज दूंगा ना, तो ये मेरा कार यानी इस क्लास का इंस्टेंस, यानी ये कैबिन अलॉट हो गया इस वेरिएबल के अंदर। ठीक है। तो अब जैसे मैंने जो जो वैल्यूज में दूंगा अब कार के अंदर दी ना मैंने, तो ये देखो यहाँ पे जिस ऑर्डर में ये वैल्यूज हमारी गिवन है ना, जैसे पहले मॉडल फिर प्राइस फिर फ्यूल टाइप, उन्हीं उन्हीं वेरिएबल्स में ये असाइन हो जाएगी। यानी सबसे पहले मॉडल में मेरा स्विफ्ट असाइन हो गया, प्राइस में ये आ गया मेरा 7 लाख, और ये फ्यूल टाइप में मेरा पेट्रोल आ गया, असाइन हो गया। तो अब मैंने चेंज प्राइस कार वाला, कार का एक फंक्शन है चेंज प्राइस, यहाँ मैंने बनाया था। ये मैंने जब व्हीकल वाली क्लास ली तो इसके मेथड भी इसमें आएंगे। अब मैंने अगर इसमें चेंज प्राइस बनाया तो वो इसमें भी यूज कर सकता हूँ, कार में भी। तो इसका चेंज प्राइस फंक्शन यहाँ पे चलेगा। 7 लाख की जगह प्राइस कर दिया मैंने 8 लाख। अब मैं कार की डॉट प्रिंट इन्फो करूंगा जब, तो पहले वो इस पे आएगा। अब इसमें आने के बाद वो कह रहा है सुपर डॉट प्रिंट इन्फो, यानी ऊपर व्हीकल वाले में वो मॉडल और प्राइस को प्रिंट करेगा पहले। तो पहले व्हीकल मॉडल और व्हीकल प्राइस प्रिंट होगा, फिर आएगा व्हीकल इज अ कार, और फिर फ्यूल टाइप प्रिंट होगा। ये पहले ये वाली चीजें करेगा, ये वाली चीज जब एग्जीक्यूट हो गई स्टेटमेंट, फिर अगली वाली पे आएगा तो व्हीकल इज अ कार प्रिंट होगा, फिर अगली वाली पे आएगा तो फ्यूल टाइप प्रिंट होगा। तो देखो इसमें क्या क्या प्रिंट होगा, मेरे पहले स्विफ्ट आएगा,
फिर आएगा 8 लाख क्योंकि प्राइस मेरा चेंज हो गया, फिर आएगा व्हीकल इज अ कार, फिर फ्यूल टाइप पेट्रोल। तो देखो यहाँ पे देखो, अब ये दोनों में हमारी ये सारी चीजें प्रिंट हो रही है, बट ये वाला गलत है और ये वाला सही। क्यों? क्योंकि मैंने क्योंकि प्राइस इसमें किया था वैल्यू चेंज। अपडेटेड होगी। हाँ, 7 लाख से 8 लाख, और इसमें है वैल्यू मेरी अपडेटेड वाली। समझ आया ये वाला दोनों को? यस। ठीक है। अब सिमिलरली अब ये मेरा अगला क्वेश्चन आ गया। कार डॉट काउंट, मैंने काउंट वेरिएबल बनाया था, उसको मैंने यहाँ पे 0 कर दिया। अब एक शोरूम नाम का मैंने एक लिस्ट बना लिया। लिस्ट के अंदर मैंने ये कार के यानी अपनी क्लास के अलग अलग इंस्टेंस बनाए हैं यहाँ पे मैंने। ठीक है। अब मैं हर इंस्टेंस में ये मैंने अलग अलग वैल्यूज डाल दी, पहले मॉडल, फिर प्राइस, फिर उसका टाइप। अब मैंने ये 4 इंस्टेंस बनाए, चारों को मैंने डाल दिया यहाँ पे। अब ये मैंने काउंट की एक वैल्यू कर दी 0। तो फॉर कार इन शोरूम इफ कार डॉट इज इलेक्ट्रिक, यानी वो फंक्शन चेक करेगा इज इलेक्ट्रिक, तो वो मैच करेगा कि फ्यूल टाइप इलेक्ट्रिक है या नहीं। तो काउंट जो है काउंट +1 हो जाएगा। तो वो अब चेक करेगा, काउंट मेरा यहाँ 0 था, मैंने इसमें जब शुरू किया इस इलेक्ट्रिक, यहाँ मुझे दिख रहा है पहला मॉडल 3 की इलेक्ट्रिक है, तो इस इलेक्ट्रिक मैच होगा तो काउंट +1 यानी 0 से 1 हो जाएगा। ऐसे ही दूसरे वाले में होगा हमारा न्यूरॉन ईवी में, अब दूसरा यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक चेक करेगा, तो इलेक्ट्रिक +1 वो इलेक्ट्रिक होगा तो काउंट +1 2 हो जाएगी वैल्यू। तो पॉसिबल आंसर शोरूम 2 में आ नंबर जाएगा। ऑफ इलेक्ट्रिक कार। हाँ, शोरूम वाले में फॉर कार इन शोरूम करके ले रहा है ना वो, इसमें चेक कर रहा है। यस। तो देखो, अब अगर मैं अगला क्वेश्चन देखूं, एक बार ये वाला कोड देखो, अगर कुछ डाउट आते तो बताओ।
हेलो। ओके। को एक्चुअली करना क्या है ये नहीं समझ में आ रहा। नहीं, अरे करना अभी क्वेश्चंस आगे आएंगे। मैं पूछा था कोड समझने में कभी कोई डाउट हो हाँ हाँ, नहीं कोड समझ में आ रहा है। कोड ये कैसे प्रोसेस होगा बस वही नहीं पता है। तो देखो करना कोड क्या है ये तो मैंने पता है। अब प्रोसेस अब हम आगे देखेंगे कि क्या क्या करना है अब हमें इसमें। If the value of accept count is 7 at the end of execution and n is an integer, what is the value of n? ये हमारा पहला क्वेश्चन है। एक्सेप्ट काउंट ये कि इसकी वैल्यू अगर 7 है तो मेरी n की वैल्यू क्या होगी, मुझे अब ये देखना है। ठीक है, अच्छा एक चीज बताइए, ये ट्राई कब यूज होता है? ट्राई ये एक्सेप्शन हैंडलिंग में यूज होता है। ट्राई और एक्सेप्ट क्या होता है, अगर मेरे को पता है कि इस कोड में मेरी एरर आ सकती है तो मैं ट्राई और एक्सेप्ट यूज करूंगा। जो भी मुझे कोड रन करना है वो तो मैं ट्राई के अंदर लिख दूंगा।
कि ये ओके। कोड मुझे रन करना है पर इसमें एरर आ सकती है, तो वो मैंने कोड लिख दिया ट्राई के अंदर। और अगर वो उसके अंदर कोई एक्सेप्शन आती है तो उसके लिए मैं एक्सेप्ट लिखता हूँ कि कभी भी कोई एक्सेप्शन आएगी तो जो एक्सेप्ट के अंदर कोड होगा वो रन करेगा। जैसे तुम कोड लिखते हो पाइथन में, कुछ एक्सेप्ट कुछ एरर आई तो तुम्हारा दिखा देता है ना, जैसे मॉड्यूल नॉट फाउंड एरर या सिंटैक्स एरर, रन टाइम एरर, कुछ ना कुछ वो दिखा देता है। यस यस। पर अगर मैं ट्राई और एक्सेप्ट यूज करूंगा वो नीचे वो एरर मैसेज प्रिंट नहीं करता है। इंस्टेड जो मैं फंक्शन दूंगा ना कि मतलब ये कुछ ये काम करो अगर एक्सेप्शन आ रहा है तो, या फिर ये प्रिंट करो, तो वो काम करेगा फिर यहाँ पे वो। मतलब एक्सेप्ट काउंट तभी काउंट होगा जब कोई एरर आएगा हमारे कोड में, हाँ हाँ हाँ, जब कोई एरर पहले आएगा वाले तभी में वो। जो ट्राई के अंदर लिखे रहेंगे हम। हाँ हाँ, उस वाले कोड में कुछ एरर होगा तो एक्सेप्ट होगा हमारा, चलेगा। तो अब देखो, अब मैंने n को एज्यूम कर लिया कि कोई ना कोई मेरी वैल्यू से इनिशियलाइज हुआ है, ये मैं मान लेता हूँ। चलो इसकी वैल्यू मैंने 7 मान ली, एक्सेप्ट काउंट भी 7 था, इसको मैंने 7 मान लिया। अब फ्रूट से मेरा एप्पल बनाना चेरी, स्ट्रिंग एक एम्प्टी स्ट्रिंग, एक्सेप्ट काउंट 0 फॉर फ्रूट इन फ्रूट्स, यानी पहला वाला आया एप्पल, ट्राई फॉर आई इन रेंज इंट n, फॉर आई इन रेंज इंट n, n को मैंने मान लिया था 7। अब ट्राई करेगा स्ट्रिंग प्लस इक्वल टू फ्रूट ऑफ आई, स्ट्रिंग में वो ऐड कर देगा फ्रूट ऑफ आई। अब जैसे फ्रूट ऑफ आई का क्या मतलब है, एप्पल है, APPLE, तो APPLE तो इसमें ऐड हो गया। उसके अलावा के आगे के जो इंटीजर्स होंगे वो तो यहाँ पे एग्जिस्ट करते ही नहीं फ्रूट ऑफ आई में, तो इसमें आ जाएगा एरर, कि मतलब आउट ऑफ बाउंड चला गया, वो एरर आ गया, तो वहाँ पे एक्सेप्ट काउंट हमारा +1 हो जाएगा। एक मिनट, हाँ तो यहाँ एक्सेप्ट काउंट दिया है 7, तो हाँ 3 बार हमारा कोड जब रन होगा तो तीनों बार हमारे जो फ्रूट से निकाल देगा। हाँ और हम 7 बार उसने एक्सेप्ट काउंट दिया है, हाँ। मतलब कि देखो, हमारे एन की वैल्यू 10 होनी चाहिए। नहीं, जरूरी नहीं है। एन की वैल्यू जो है ना, मैं तुम ये देखो, हर एक को जब हर एक ये वाले अंदर जो एक फ्रूट का जो एलिमेंट है फ्रूट्स का, ये यस स्ट्रिंग का जब मैं इंटीजर स्ट्रिंग की जो वैल्यू मैं एक्सेस कर रहा हूँ, स्ट्रिंग के एलिमेंट्स यानी कैरेक्टर्स को जब एक्सेस कर रहा हूँ, तब मेरी एन की वैल्यू यूज हो रही है, ना कि मैं जब ये इन एलिमेंट्स को यूज कर रहा हूँ, स्ट्रिंग एलिमेंट्स को। कैरेक्टर्स को जब मैं एक्सेस कर रहा हूँ तब एन यूज होगा, स्ट्रिंग को एक्सेस करने पे नहीं। ये वाली चीज समझ आई? एक मिनट, कैरेक्टर। देखो स्ट्रिंग का जो स्ट्रिंग तो मैं, यानी ये जो एक एलिमेंट है लिस्ट वाले, उन्हें तो मैंने बस फ्रूट में फॉर फ्रूट एंड ओह, फ्रूट्स करके ले समझ गया लिया। समझ गया समझ गया। समझ गए? क्योंकि यहाँ जो है पहले फॉर लूप लग गया है, वो फ्रूट को निकालने, जो फल है उसको हाँ निकालने के लिए फॉर लूप ऑलरेडी लग चुका है। अब हाँ हम जो एप्पल दिया है उस पे ये फॉर लूप लगा रहे हैं, आई वाला जो है हाँ हाँ। इंट के अकॉर्डिंग। हाँ समझ गया। अब देखो इसमें मैं कैसे चेक करूंगा कि मेरी एक्सेप्ट काउंट अगर 7 है तो n क्या हो सकता है। अब देखो मैंने देखा एक्सेप्ट काउंट मेरा 7 है, यानी 7 बार मेरा होगा कि इन तीनों का मिला के 7 बार मेरा वो एक्सेप्शन है कि आउट ऑफ बाउंड जाएगा। ठीक है, आउट ऑफ बाउंड जाने के लिए मैंने सबसे पहले चेक कर लिया इसमें से मैक्सिमम लेंथ किसकी है। एप्पल की 5, बनाना की 6, चेरी की 6। एन की वैल्यू मिनिमम 6 होनी चाहिए, इसका मतलब है सारे एक्सेस करने के लिए। तो यस मेरा एक जो 7 में से एक एक्सेप्ट काउंट है वो तो एप्पल की वजह से आ जाएगा क्योंकि इसकी लेंथ ही 5 है। यस ठीक है, अब मेरा ये एक्सेप्ट काउंट बचा मेरा 6, और मेरे एलिमेंट्स जो हैं अब मेरे सारे इक्वल लेंथ के हो गए क्योंकि अगर मैंने इधर एक एक्सेप्ट काउंट यहाँ पे ऐड कर दिया एप्पल में, तो 6 है मेरा एक्सेप्ट काउंट, 3 है मेरे एलिमेंट्स, तो इसका मतलब सब में 2-2 हो जाएगा मेरा एक्सेप्ट काउंट एक तरीके से। समझ आया ये? हाँ। तो अगर मेरा 2-2 हो गया एक्सेप्ट काउंट फिर सब में, तो मेरी मैक्सिमम लेंथ कितनी होनी, एन की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, क्योंकि इसकी वैल्यू है 6 प्लस इसमें 2 है एक्सेप्ट काउंट, तो 6 + 2 8। मेरी एन की वैल्यू इसका मतलब 8 होनी चाहिए ताकि इसमें 2 बार एक्सेप्ट काउंट आए, इसमें 2 बार आए और फिर इसमें 3 बार आए एक्सेप्ट काउंट, जिसको मैं ऐड करूंगा तो 3 + 2 + 2 7 आ जाए मेरा। समझ आया ये दोनों को? एन की वैल्यू फिर मेरी 8 होगा। 2 बार इसमें 2 बार इसमें 4, एक बार इसमें 5। एक बार एप्पल में पहले आ गया, फिर अब जब 6 लेंथ हो गई उसकी तो 2 बार और आएगा क्योंकि बचे हुए दोनों में भी आया है। एक बार रिपीट करिए ना, समझ में नहीं आ रहा है यहाँ से। देखो एक्सेप्ट काउंट मेरा 7 है, हाँ लेंथ है इसकी 5 6 6, तो मुझे पता चल गया अगर 5 है इसकी और इनकी 6 है
तो एक बार तो इसी में आ जाएगा एक्सेप्ट काउंट, तो यानी n की वैल्यू मिनिमम 6 तो होनी चाहिए, तो एक बार एक्सेप्ट काउंट इसमें आ गया। ये समझ आया? यस। अब मेरा एक्सेप्ट काउंट की वैल्यू बची, अगर मैंने एक यहाँ पे लगा दिया तो 6 बची एक्सेप्ट काउंट की वैल्यू, और 3 एलिमेंट्स में मेरा ये टोटल आना है 6 वैल्यू। तो अब मैं अगर इक्वली, क्योंकि अब इनकी लेंथ अगर मैं चेक करूँ तो एक तरीके से इक्वली हो जाएगी ना, 6 6 और इसमें एक एक्सेप्ट काउंट जुड़ गया तो इसकी भी 6 हो गई। यस यस। तो 6 6 6 हो गई। जब सबकी लेंथ इक्वल है तो सब में एक्सेप्ट काउंट भी हम इक्वली डिवाइड कर देंगे। हमारी हाँ, वैल्यू दो दो एक्सेप्ट आ काउंट की जाएंगे 6 सब थी, में। 2 2 आ गया। तो अब जैसे अब इनकी लेंथ थी 6 प्लस 2 हमारा एक्सेप्ट काउंट, तो 2 प्लस 2 हो गया 8, तो n की वैल्यू यहाँ पे मेरी 8 हो गई। अभी आया यस समझ? समझ। हाँ हाँ एकदम। ऐस तुम्हें भी आया? ठीक है, तो देखो बस यहाँ पे एक्सेप्ट काउंट जो मेरी n की वैल्यू है, यहाँ पे पॉसिबल आंसर 8 है। अब अगला क्वेश्चन एक बार देखते हैं। From the options given below, what could be the value of n so that unsupported is printed in the output at least once? क्या वैल्यू होगी जो अनसपोर्टेड मेरा एटलीस्ट एक बार प्रिंट हो? अगर मुझे अनसपोर्टेड प्रिंट करना है एक बार कम से कम, तो मेरा इस वाले ट्राई ब्लॉक में आना चाहिए एरर। ट्राई यस में एरर आने के लिए मेरा ट्राई के अंदर सबसे पहली स्टेटमेंट फॉर है, उसके बाद फिर से ट्राई एक्सेप्ट है। अगर ये स्ट्रिंग में एरर आएगी फिर तो मेरा ये वाला एक्सेप्ट ब्लॉक चल जाएगा। यस तो इसका मतलब मेरे को अगर इस वाले एक्सेप्ट ब्लॉक में आना है अनसपोर्टेड वाले में, तो मेरा फॉर लूप में कुछ ना कुछ एरर आनी चाहिए। यस। और आई इन रेंज इंट ऑफ एन में इसमें कुछ एरर आनी चाहिए। अब इसमें मेरे को ये देखना है कौन सी वैल्यूज ऐसी हैं जिससे मेरा एरर आ सकता है। ठीक है, अब सबसे पहले मैंने दिया ये -2 है, और ये ब्रैकेट्स में वो एपोस्ट्रोफी में स्ट्रिंग की तरह, क्या इसमें एरर आएगा मेरा? नहीं, क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट ही कर रहा है। बस क्योंकि वो इंटीजर में कन्वर्ट कर रहा है तो वो -2 इंटीजर यहाँ कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे हाँ, मेरा एरर नहीं आएगा। अब फिर और ये से तो ऑलरेडी -2, -2 है। ये तो फिर से इंटीजर ही है तो यहाँ पे भी नहीं आएगा। अब मेरा आया 5.4 और वो स्ट्रिंग में है। अब यहाँ पे मेरा एरर आएगा, क्यों? 5.4 जब स्ट्रिंग में है, उसमें इंटीजर में वो कन्वर्ट कर रहा है, तो वो स्ट्रिंग की जगह उसे इंट कर देगा, तो वो रेंज ऑफ 5.4 हो जाएगी। अब मेरा यस यस 5.4 फ्लोट नंबर रेंज में जब होगा, रेंज में मेरा हमेशा इंटीजर नंबर आता है, फ्लोट नंबर नहीं यस यस आता, यस। तो वहां एरर पे आ मेरा जाएगा। एरर आ जाए। और नीचे वाला है इंटीजर करेगा तो 5 हो जाएगा, नीचे उतना वाला एरर जब नहीं है। इंटीजर करेगा तो वो 5 हो जाएगा। अयास तुम्हें भी समझ आया ये वाला? यस। तो बस इसलिए हमारा आंसर यहाँ पे 5.4 ऑफ स्ट्रिंग हो जाएगा। ये वाला सबको समझ आ गया? दोनों को समझ आया ना? हाँ। पेपर में इसमें और कोई डाउट है अभी? नहीं, बस वही थोड़ा डाउट वो उसमें क्लास वाले में था, बट वो क्लियर हो गया। अभी और कोई डाउट बचा है इस वाले पेपर में? बताओ। बताओ, दोनों बताओ। शिवम तुम भी बताओ। नहीं, मुझे नहीं है। देखो ये हमारा 28 का था पेपर, हमारा ये 28 का वो वाला था, मतलब सॉरी अप्रैल टर्म का, ये यस सुबह यस। वाला सेशन का था हमारा एंड टर्म का पेपर ये। अब मैं एक काम कर रहा हूँ, आफ्टरनून वो सॉरी हाँ आफ्टरनून वाला जो पेपर है एक बार ग्रुप पे शेयर करूंगा। हाँ। आज एक बार तुम लोग रिव्यू करो उसे, सब लोग एक बार खुद से पहले प्रैक्टिस करेंगे सारे क्वेश्चन। कल हम वो वाला पेपर डिस्कस करेंगे, अगर कोई डाउट आता है तो उसमें वो डाउट्स डिस्कस करेंगे पहले। ओके क्वेश्चंस तुम बता देना डिस्कशन के टाइम की क्या डाउट है, वो डिस्कस करेंगे, फिर इसके अलावा दूसरा पेपर देखेंगे। ओके। ठीक है, हाँ, ऐसे रोज 2 पेज पेपर होते जाएंगे। रोज 2 पेपर इससे होते जाएंगे ना, एक से आइडिया लग जाएगा और सेकंड हम लोग प्रैक्टिस के लिए करते प्रैक्टिस कर जाएंगे। लोगे। वही बात है, वही बात है। तो चलो फिर अभी के लिए हम लोग ठीक। सेशन एंड करते हैं। अब मैं ये ओके पेपर एक बार शेयर कर दूंगा, प्रैक्टिस कर लेना तुम, सभी लोग ओके। प्रैक्टिस कर लेंगे। थैंक यू। ओके, बाय बाय, गुड बाय, गुड नाइट। नाइट।